ये क्या है? क्या ये उड़ती तलवार है? ये आखिर कहां से आई? लेकिन ये थोड़ी जानी पहचानी लगती है, मैंने इसे कहां देखा है? तलत ने मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन इतने में ही तलवार से रोशनी निकलने लगी। इसी के साथ तलवार तलत को लेकर तेज रफ्तार से गोल घूमती हुई उड़ गई। तलत हवा में किसी लट्टू की तरह लग रहा था। हवा में सिर्फ तलत की चीखें सुनाई दे रही थीं। इसी समय त्रिकालदर्शी भी गाना गुनगुनाते हुए गर्म पानी में नहा रहा था। तभी जन्मेजय वहां आ गया। जन्मेजय को देखकर त्रिकालदर्शी की हालत खराब हो गई, लेकिन इससे पहले कि जन्मेजय कुछ भी कर पाता, उसके पहले ही वसीम की डिस्पोजेबल तलवारों ने दोनों को हवा में उड़ा दिया और तेजी से गोल घूमती हुई दोनों को बिठाकर आसमान में चली गई। त्रिकालदर्शी, इसे रोको, जन्मेजय ने कहा। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे रोकते हैं, ये सीनियर वसीम की डिस्पोजेबल तलवार है ना? त्रिकालदर्शी ने चिल्लाकर जवाब दिया। परी अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। इसी बीच तलवार उसके नीचे गई और परी को सोते हुए ही उठा लिया। अगले पल परी आसमान की सैर पर थी। दूसरी तरफ भूपेश भ्रामक पंखुड़ी का तोहफा उसे भेजने के लिए तैयार था। तभी वो खुल गया और उसमें से तलवार निकली, लेकिन पंखुड़ी के आसपास न होने के कारण तलवार ऐसे ही उड़कर वसीम की तरफ जाने लगी। तभी भूपेश भ्रामक को लगा कि वो यूं ही तलवार को नहीं जाने दे सकता, इसलिए उसने तलवार की सवारी करने की ठानी। जैसे ही वो तलवार पर सवार हुए, तलवार अपने पूरे जोर से हवा में उड़ गई। इसी तरह एक एक करके वो सभी पहाड़ी महारथी तलवार पर सवार होकर निपटारा मंच की तरफ बढ़ने लगे। धामी, लंबकर्ण, परी, त्रिकालदर्शी, कालघाती, सरस और यहाँ तक कि बाबा बैरागी जैसे सभी पहाड़ी महारथी डिस्पोजेबल उल्का तलवार पर बेबस होकर सवार थे। जबकि बाबा बैरागी ने तो वसीम की एक्सप्रेशन पैकेज को डाउनलोड तक नहीं किया था। उन्हें इस्तेमाल करने की तो बात ही दूर थी। लेकिन असल वजह कुछ और ही थी। वसीम को ट्रैक्टर कंपटीशन के लिए ट्रैक्टर की जरूरत थी और वो सिर्फ और सिर्फ बाबा बैरागी ही दे सकता था। इसलिए बाबा बैरागी के पास भी एक डिस्पोजेबल उल्का तलवार पहुंच गई थी। अपने काम में व्यस्त होने के कारण शल्य इस टॉर्चर से बच गया था। निपटारा मंच पर वसीम अपने हाथ ऊपर करके उन्हें लहरा रहा था। किसी को भी नहीं मालूम था कि वसीम कौन सा तोहफा देने वाला था। छू मंत्र ये देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जादूगरी की दुनिया में सबसे कमजोर माने जाने वाले परितोष परिवार के इतने ताकतवर जादूगर से संबंध कैसे थे। वो आ गए, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। आसमान से कई सारे उल्का पिंड गिरने जैसा नजारा बन गया था। राज जानता था कि ये उल्का पिंड नहीं बल्कि पहाड़ी महारथी हैं जो सीनियर वसीम के डिस्पोजेबल उल्का तलवार की सवारी कर रहे थे। टफी, सीनियर किसी तोहफे के बारे में बात कर रहे हैं? पंखुड़ी ने टफी से पूछा। ये एक उल्का बौछार है, टफी ने जवाब दिया। सभी अपनी नजरें उठाकर उल्का बौछार को देखने लगे। सुपरवाइजरों को बहुत बड़ी ताकतें महसूस हो रही थी। वसीम जानता था कि तलवार में पैराशूट का फीचर है, इसलिए तलवारें अपने आप 0.1 मीटर पर आकर रुक जाएंगी। लेकिन एक के बाद एक तलवारें सीधा जमीन पर गिरना शुरू हो गईं। जमीन पर गड्ढे बनते गए और एक एक पहाड़ी महारथी घिसटता हुआ उनमें से बाहर आने लगा। ये सब देखकर भ्रमताला के लोगों की जान हलक में आ गई थी। उन्हें लगने लगा था कि ये सभी जादूगर परितोष परिवार के सपोर्टर्स हैं। सीनियर, इन लोगों के लेवल क्या हैं? छूमंत्र ने अपने 2 5वें लेवल के जादूगरों से पूछा। हम तुम्हारे सीनियर नहीं हैं, एक जादूगर ने जवाब दिया। हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और हमारे निपटारा मंच का मुकाबला देखने का मन हुआ तो यहाँ आ गए। हमारा भ्रमताला से कोई ताल्लुक नहीं है, दूसरे जादूगर ने कहा। त्रिकालदर्शी बिना कपड़ों के ही यहाँ आ गया था, इसलिए वो किसी न किसी से कपड़े छीनने की कोशिश कर रहा था। जब उसने बाबा बैरागी का चोगा लेना चाहा तो बाबा बैरागी बचकर निकल गया और उसने अपना चोगा परी को दे दिया क्योंकि वो नाइट गाउन में थी। इसी के साथ बाबा बैरागी ने त्रिकालदर्शी को लंगूर में बदल दिया। त्रिकालदर्शी दौड़कर छूमंत्र के पास गया और उसे धमकाकर उसका चोगा ले लिया, जबकि छूमंत्र नीचे सिर्फ बॉक्सर पहने था। सभी पहाड़ी महारथी इकट्ठा हो चुके थे। सीनियर वसीम, मेरी एक गुजारिश है, चाहत ने कहा। हाँ बोलो, वसीम ने कहा। सीनियर, क्या आपके पास वो टेक्निक है जिससे मैं अपना हुनर बाहर निकाल सकती हूँ? अगर मैं मुकाबले में उतर पाई तो मैं उसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ।
मुझे मुकाबले में उतरने का एक मौका दीजिए, चाहत ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, वसीम ने कहा और राज की तरफ देखने लगा। सीनियर, आपने चाहत की बात पर हामी मुझे देखकर क्यों भरी? आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। राज ने मनी मन सोचा। चाहत को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। हालांकि चाहत अभी भी अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए भी तैयार थी। उसे हर हाल में निपटारा मंच की पहली कैटेगरी में शामिल होना था। इसके बाद उसे किसी भी बलिदान का पछतावा नहीं था। सीनियर, आप मेरी मदद करना चाहते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया, चाहत ने कहा। दूसरी तरफ मुखिया परितोष कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो बात के बीच में नहीं आना चाहता था, इसलिए वो चुप रहा। हाँ, मेरे साथ आओ, हमें पीछे की तरफ एक अच्छी जगह देखनी होगी। थोड़ी ही देर में चाहत मंच पर जाने के लिए तैयार हो जाएगी, वसीम ने कहा। इसके बाद वसीम परितोष कैंप के पीछे की तरफ जाने लगा। वहां एक टेंट लगा हुआ था जिसमें निपटारा मंच पर घायल लोगों का इलाज किया जाना था। यहाँ वसीम लोगों की नजरों से छुप सकता था। चाहत ने भी गहरी सांस ली और वसीम के पीछे चली गई। राज चाहत को सहारा देकर वसीम के पीछे चला गया। शुक्रिया, चाहत ने चलते चलते राज से कहा। वसीम के जाते ही सभी पहाड़ी महारथियों ने राहत की सांस ली। अरे त्रिकालदर्शी, तुम अभी तक लंगूर क्यों बने हो? तुमने सीनियर बाबा बैरागी का जादू खत्म क्यों नहीं किया? लंबकर्ण ने काला चोगा ओढ़े लंगूर यानी कि त्रिकालदर्शी से कहा। ये त्रिकालदर्शी कौन है? मैं तो शाही शेर हूँ, त्रिकालदर्शी ने कहा। त्रिकालदर्शी बिना कपड़ों के यहाँ आया था, इसलिए अब तक वो अपनी असलियत लोगों से छुपा रहा था। सभी लोग ध्यान दो, हमें हल्ला नहीं करना चाहिए और सीनियर वसीम को मनाने का तरीका सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हमें उड़ती तलवार पर सिर्फ तमाशा देखने के लिए बुलाया होगा। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा। हम यहाँ से भागकर भी सीनियर वसीम से बच नहीं पाएंगे, बाबा बैरागी ने कहा। हमें क्या करना चाहिए? डांसर की ड्रेस में आई पहाड़ी महारथी दामिनी ने कहा। ये तो मुझे भी नहीं पता, हमें साथ मिलकर कोई तरीका सोचना होगा, बाबा बैरागी ने कहा। पंखुड़ी, आज तुम्हारी वजह से ही हम इस मुसीबत में फंसे हैं, त्रिकालदर्शी ने पंखुड़ी के पास जाकर कहा। क्या इसका मुझसे क्या लेना देना है? पंखुड़ी ने पूछा। तुम्ही ने सीनियर वसीम के एक्सप्रेशन पैकेज को ग्रुप में डाला था, त्रिकालदर्शी ने कहा। वो एक्सप्रेशन पैकेज तो काफी अच्छा था ना, पंखुड़ी ने कहा। हाँ, वो अच्छा था, लेकिन उसी की वजह से सभी को सीनियर वसीम की उड़ती तलवार पर सवार होकर यहाँ आना पड़ा। फिर तो आप लोगों ने खुद अपनी मौत को न्योता दिया है। आप लोगों ने ही उसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाया था, पंखुड़ी ने कहा। मेरा मतलब था कि अगर वो एक्सप्रेशन पैकेज ही ना होता तो हम आगे कुछ नहीं करते, त्रिकालदर्शी ने कहा। वही मैं भी कह रही हूँ कि आप लोगों को पूरा जिम्मा मुझे नहीं देना चाहिए। मैंने तो बस एक्सप्रेशन पैकेज को ग्रुप में भेजा था। आप लोगों ने ही उसे डाउनलोड करके अपने मजे के लिए इस्तेमाल किया। अगर आप लोग ग्रुप में उसका इस्तेमाल नहीं करते तो शायद सीनियर वसीम आप लोगों को सजा नहीं देते। आपको इतना तो मालूम होना चाहिए, पंखुड़ी ने कहा। तो क्या तुम्हें अपनी करनी का नतीजा नहीं मालूम था? त्रिकालदर्शी ने कहा। हाँ बिल्कुल, हम सभी अब बच्चे नहीं हैं। हमें अपने किए की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब मैंने एक्सप्रेशन पैकेज भेजा तो मुझे सब पता था। मेरे पापा ने एक बार मुझे बताया था कि सीनियर वसीम को डिस्पोजेबल तलवारें बनाने का शौक है और उससे वो चीजों को अंतरिक्ष में भेजते हैं। मैं तो बहुत पहले से ही अंतरिक्ष में जाने के लिए अपनी तैयारी कर चुकी थी, पंखुड़ी ने कहा। पंखुड़ी का जवाब सुनकर त्रिकालदर्शी चुप हो गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। पंखुड़ी की बात में दम था। हमें मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। अभी के लिए यही सही होगा कि हम सीनियर वसीम को खुश करने का कोई तरीका सोचें, बाबा बैरागी ने कहा। अगर तुम लोग सीनियर वसीम को खुश करना चाहते हो तो मेरे पास एक तरीका है, टफी ने खुश होकर कहा। कैसा तरीका टफी? बाबा बैरागी ने पूछा। मैं तुम्हें बता दूंगा अगर तुम मुझे 3 बार मास्टर कहकर बुलाओगे, बेवकूफ बाबा बैरागी, टफी ने कहा। टफी, तुम्हारे साथ जो लड़की थी उसका नाम चाहत परितोष है ना? बाबा बैरागी ने कहा। तो क्या हुआ? टफी ने पूछा। टफी, मैंने सुना है कि दिल्ली में चाहत नाम की तुम्हारी एक बिल्ली दोस्त है, बाबा बैरागी ने कहा। हाँ, उनके नाम एक जैसे हैं तो? टफी ने पूछा। मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी ऑनलाइन पत्नी के नाम में भी चाहत लिखा है,
बाबा बैरागी ने कहा, बेवकूफ बाबा बैरागी, तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। टफी ने कहा, अब क्या मैं आगे कुछ और भी बोलूं? तुम्हें तो चाहत नाम से प्यार हो गया है। क्या मैं सबके सामने तुम्हारे गंदे इरादे बताऊं? अगर नहीं तो तुम जानते हो कि आगे तुम्हें क्या करना है। बाबा बैरागी ने कहा, मुझे माफ करना मालिक। टफी ने कहा, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, क्या कहा तुमने? बाबा बैरागी ने कहा, मैं माफी चाहता हूं मालिक, मैं आपका वफादार हूं, मेरे गुनाहों के लिए मुझे माफ करना। टफी ने कहा, ठीक है, अब मुझे सीनियर वसीम को खुश करने का तरीका बताओ। बाबा बैरागी ने पूछा, राज एक मूवी बनाने का सोच रहा है। जब उसने सीनियर वसीम को इस बारे में बताया तो वो काफी खुश हुए थे। टफी ने कहा, मुझे भी इस बारे में पता है, हम एक राइटर को अगवा करके उससे ये सब लिखवाने वाले हैं। ज्योत्सना ने कहा, ये सब राज की सलाह थी, लगता है उसके पिछले 2 दिन कुछ ठीक नहीं गुजरे। लंबकड़ ने कहा, मूवी? ये सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। अगर ऐसा है तो हमें राज की मदद करनी चाहिए। हम ऐसी मूवी बनाएंगे जो पूरे देश को हिलाकर रख देगी। बाबा बैरागी ने कहा, क्या सीनियर वसीम को खुश करने के लिए इतना काफी होगा? हमें ऐसी मूवी बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे। तलत ने सलाह दी। इस बात पर सभी पहाड़ी महारथियों ने अपनी रजामंदी दी। बाबा बैरागी ने भी गहरी सांस ली। आज उसने कैसे भी करके टफी से अपनी बात मनवा ली थी। अब वो इस मामले में और जांच पड़ताल करके टफी को आने वाले समय में और भी ब्लैकमेल करने वाला था। क्या वसीम चाहत को निपटारा मंच पर उतार पाएगा? क्या पहाड़ी महारथियों का मूवी बनाने का आइडिया वसीम के खिलाफ काम आ पाएगा? जब पहाड़ी महारथी अपनी बातों में मग्न थे, तब दूसरी कैटेगरी की आखिरी लड़ाई भी खत्म हो गई। परितोष परिवार के चितवन को हार का सामना करना पड़ा। सुपरवाइजर से घायल होने के बावजूद भी छूमंत्र के छोटे भाई ने चितवन को ढेर कर दिया था। निपटारा मंच की दूसरी कैटेगरी में भ्रमताला विजेता है, सुपरवाइजर ने नतीजे बताकर कहा। अब पहली कैटेगरी का मुकाबला होगा, दोनों तरफ के पार्टिसिपेंट आगे आ जाएं। दूसरे सुपरवाइजर ने कहा, इस मुकाबले में सिर्फ 60 साल के कम से कम उम्र के लोग ही शामिल हो सकते थे। इनमें से दोनों पक्ष के पास ज्यादातर पहले लेवल के जादूगर ही थे जो ड्रैगन गेट का सिद्ध चक्र पार नहीं कर पाए थे। भ्रमताला का एक जादूगर तो 17 बार सिद्ध चक्र हासिल करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाता था। लेकिन परितोष परिवार इस मामले में थोड़ा किस्मत वाला था, क्योंकि उसके पास चाहत थी जो कि दूसरे लेवल तक पहुंच चुकी थी और कई अमृत कलश भी हासिल कर चुकी थी। सबसे पहले परितोष परिवार ने जिन 2 लोगों को चुना था वो दोनों पहले लेवल के जादूगर ही थे। सुपरवाइजर ने मुकाबला शुरू कर दिया। भ्रमताला ने एक लंबा चौड़ा जादूगर अपनी तरफ भेजा। अभी के लिए परितोष परिवार बस चाहत से उम्मीदें लगाकर बैठा था। पहली कैटेगरी की लड़ाई बाकी लोगों के लिए अच्छी थी, लेकिन पहाड़ी महारथियों के लिए यह काफी बोरिंग साबित होने वाली थी। इस समय मुखिया परितोष पीछे के टेंट के बाहर टहल रहा था। वो जानना चाहता था कि चाहत अपनी कितनी ताकत रिकवर कर पाई है। असल में उसे पूरी ताकत रिकवर करने की जरूरत नहीं थी। एक अमृत कलश के साथ दूसरे लेवल पर होना भी इस मुकाबले को जीतने के लिए काफी था। पंखुड़ी भी टेंट के पास आ चुकी थी। वो राज से ब्रोच लेना चाहती थी ताकि वो चंचल में बदलकर उसकी जगह लड़ाई कर सके। भ्रमताला के सभी जादूगरों को हराना उसे बहुत एक्साइटिंग लग रहा था, लेकिन राज, वसीम और चाहत बहुत देर तक बाहर नहीं आए। क्या अभी तक ये लोग फ्री नहीं हुए? पंखुड़ी ने हैरान होकर कहा। उसने टेंट को ऊपर उठाया और उसके अंदर झांकने लगी। टेंट के अंदर रेत ही रेत भरी हुई थी। एक भ्रम वास्तविकता? पंखुड़ी तुरंत पीछे आ गई। वसीम ने टेंट के अंदर भ्रम वास्तविकता का इस्तेमाल किया था। इस दौरान भ्रम वास्तविकता के अंदर वसीम ने चाहत की ताकत वापस लौटाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उसका थोड़ा सा खून एक शीशी में भर लिया। इसके बाद उसने कुछ दवाइयां भी शीशी में डाली। लेकिन आखिर वसीम चाहत की ताकत कैसे लौटाने वाला था, ये सवाल अभी तक एक गुत्थी बना हुआ था। शल्य, क्या तुमने किसी से संपर्क करने की कोशिश की? वसीम ने फोन पर पूछा। हाँ, जैसे ही मिष्टी सभी सब्जेक्ट को लेकर आई थी तो किसी का मेरे पास फोन आया था।
जो सभी कैदियों को आजाद करने की फिरौती के बारे में पूछ रहा था। शल्य ने कहा, तो क्या तुमने वही किया? वसीम ने पूछा। हाँ, जैसा आपने कहा था मैंने वही किया। मैंने उससे कहा कि 33 जानवर टेक्निक की शुरुआती 2 वॉल्यूम के लिए 2 कैदियों को आजाद कर दिया जाएगा। तो कुछ समय बाद वो आया और 3 कैदियों को रिहा करके टेक्निक दे गया। सीनियर, आपको क्या लगता है कि सामने वाले ने उस टेक्निक के साथ कुछ किया होगा? शल्य ने पूछा। हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इस टेक्निक का लॉजिक समझना चाहता हूँ। तुम मुझे शुरुआती 2 वॉल्यूम भेज दो ताकि मैं उसे समझ सकूं। बाकी मैं तुम्हें आगे क्या करना है ये जल्दी बताऊंगा। तुम सभी सब्जेक्ट को ध्यान से देखो। उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है। उनकी असली कुंडलिनी किसी और ने सोख ली है। वसीम ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया। क्या मैं आपको टेक्निक ऑनलाइन ही भेज दूं? शल्य ने पूछा। तुम कुछ सुरक्षा के साथ उसे भेज सकते हो, वसीम ने कहा। फोन काटने के थोड़ी ही देर बाद शल्य ने वसीम को 3 जानवर टेक्निक की कुछ तस्वीरें भेजी। सभी तस्वीरों को ध्यान से देखने के बाद वसीम ने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा। अचानक ही वसीम ने अपनी आंखें खोली और उसके चारों तरफ 33 रोशनी के जुगनू जैसे घूमने लगे। ये तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है, वसीम ने हाथ लहराते हुए कहा। वसीम टेक्निक में शामिल खामियों को सुधार रहा था। राज, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, वसीम ने थोड़ी देर बाद कहा। वसीम ने राज की तरफ एक सुनहरी रोशनी उछाली जिसमें अलग अलग 33 जानवर दिखाई दे रहे थे। राज की हथेली से जैसे ही वो रोशनी टकराई वो धुआं हो गई, लेकिन सभी जानवरों के गायब होने के बाद एक छोटी वेल गायब नहीं हुई। लगता है तुम्हारे लिए वेल ही सबसे सही है। तो ठीक है, फिर 33 जानवर टेक्निक का वेल वाला हिस्सा तुम अपने पास रख लो, वसीम ने कहा। राज ने पूरी टेक्निक अच्छे से याद कर ली। बड़ी वेल टेक्निक के जरिए वेल जैसी ताकत पूरी 5 इंद्रियों की मदद से इस्तेमाल की जा सकती थी। सब तैयार है, अब बस तुम्हें शीशी का लिक्विड पीना है ताकि तुम चाहत के रूप में बदल सको और निपटारा मंच में हिस्सा ले सको, वसीम ने कहा। राज हैरान था। उसने सोचा था कि वसीम चाहत की ताकत लौटाकर उसे निपटारा मंच में उतारेंगे, लेकिन यहाँ तो कहानी पूरी तरह से बदल गई थी। मेरे पास चाहत की ताकत लौटाने का तरीका है, लेकिन वो इसे पाते ही मर जाएगी और उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम क्या चाहते हो कि चाहत मर जाए? तुम्हें उसका भेष बदलकर उसकी मदद करने में कोई दिक्कत है? वसीम ने राज का दिमाग पढ़कर कहा। मैं मर जाऊंगी? चाहत ने वसीम की बात सुनकर सोचा। उसे नहीं पता था कि अपनी ताकत लौटाने के लिए उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। इसके बाद राज ने एक बार चाहत को देखा और फिर वसीम को। फिर उसने शीशी खोलकर लिक्विड पी लिया। टेंट खुला और उसमें से चाहत बन चुका राज निकला। चाहत, अब तुम्हारी चोट कैसी है? मुखिया परितोष ने पूछा। चाहत ने बस मुस्कुरा दिया और कोई जवाब नहीं दिया। इस समय निपटारा मंच पर भ्रमताला का मुस्टंडा परितोष परिवार के 2 लोगों को हरा चुका था। इसी समय चाहत वहां आई और निपटारा मंच की तरफ बढ़ने लगी। उसे देखकर परितोष परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सुपरवाइजर ने चाहत को ध्यान से देखा और उसकी सच्चाई पता की। हालांकि उन्हें कोई भी खामी नहीं पता चली। अपनी ताकत वापस आने के बाद भी तुम पहले लेवल पर हो। भ्रमताला के जादूगर ने कहा। चाहत ने कोई जवाब नहीं दिया। मुकाबला शुरू किया जाए, सुपरवाइजर ने कहा। पीछे की तरफ टेंट के सामने पंखुड़ी हैरान खड़ी थी। अभी तक राज और सीनियर वसीम बाहर क्यों नहीं आए? अगर वो नहीं आए तो मैं अपना ब्रोच किससे लूंगी? पंखुड़ी ने मनी मन सोचा। मुखिया परितोष को समझ आ चुका था कि चाहत की दूसरे लेवल तक की ताकत वापस नहीं आई थी। ऐसे में वो चाहत को मुकाबले में शामिल नहीं होने दे सकता था। वो दौड़कर बाहर की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मुकाबला पहले ही शुरू हो गया था। भ्रमताला के जादूगर ने दिल चीरने वाले हमले से शुरुआत की। चाहत ने अपनी तलवार बाहर न निकालकर एक अजीब सी पोजीशन ले ली। चाहत भ्रमताला के जादूगर के हमले से बच निकली। जादूगर हैरान था, यहाँ तक कि परितोष परिवार के लोग भी हैरान थे। इसके बाद चाहत ने अपने पूरे शरीर से भ्रमताला के जादूगर पर धावा बोला। भ्रमताला का जादूगर दूर उछल गया। कुछ देर तक तो वो जादूगर उठ भी नहीं पाया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ट्रेन उससे टकरा गई हो। सभी पहाड़ी महारथी आंखें फाड़कर इस नजारे को देख रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शुरुआती बुद्ध फेस्ट टेक्निक है। फकीर का कबीला इसकी प्रैक्टिस करता है।
त्रिकालदर्शी ने कहा, हाँ तुम सही हो, ये शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक से ही शुरू हुआ था और फिर एक नए हमले में बदल गया। बाबा बैरागी ने कहा, सभी पहाड़ी महारथी समझ चुके थे कि ये चाहत नहीं बल्कि राज था, लेकिन राज को सिद्ध चक्र हासिल किए देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि राज ने हाल ही में जादुई सफर की शुरुआत की थी। निपटारा मंच पर भ्रमताला का जादूगर थोड़ी देर बाद उठ गया। चाहत ने अपने विरोधी की कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर हमला नहीं किया था और उसके खड़े होने का इंतजार कर रही थी। इस बार जादूगर ने अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन इसके पहले कि जादूगर का हमला चाहत पर पड़ता, चाहत गायब हो गई और सीधा जादूगर के पीछे देखने लगी। इसके बाद चाहत के हाथ में बिजली दिखाई दी और अगले ही पल उसने जादूगर के ऊपर हमला कर दिया। भ्रमताला का जादूगर ढेर हो चुका था। इस वक्त तक छू मंत्र ने अपने शिष्य के नीले चोगे को ओढ़ लिया था। इसके बाद छू मंत्र ने सुशांत को मुकाबले के लिए भेजा। सुशांत किसी बंदर की तरह पूरे मंच पर उछल रहा था। चाहत ने इसके लिए शेर की दहाड़ टेक्निक का इस्तेमाल किया। आवाज इतनी तेज थी कि सुशांत अपना काबू खो बैठा और जमीन पर गिर गया। चाहत दूसरा मुकाबला भी जीत चुकी थी। अब सवाल ये था कि चाहत की सच्चाई क्या थी। ये ना तो परितोष परिवार को पता था, ना ही भ्रमताला को। यहाँ तक कि निपटारा मंच के दोनों सुपरवाइजर भी वसीम के जादू को नहीं पहचान पाए थे, जबकि राज की असलियत पहाड़ी महारथियों को एक पल में समझ आ गई थी। पहाड़ी महारथी तो इस बात से हैरान थे कि करीब 1 महीने के समय में राज अपना सिद्ध चक्र हासिल कैसे कर पाया। कुछ महारथियों की नजर में राज गलत तरीके अपनाकर ही ऐसा कर पाया था, जबकि कुछ लोग इस बात को राज की मेहनत का नतीजा कह रहे थे। लेकिन कुछ लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि कुछ आजाद जादूगर और कुछ कमजोर कबीले वाले लोग इतनी आसानी से पहले लेवल के पार नहीं जा सकते थे। ऐसे में राज का इतने कम समय में जादूगरी के इस सफर में इतना आगे बढ़ जाना सभी की हैरानी का विषय था। भले ही मौके पर मौजूद बाकी लोग राज की असलियत नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन राज जिन मूव्स का इस्तेमाल कर रहा था वो पहाड़ी महारथियों के हिसाब से आम नहीं थे। ये बहुत ही ताकतवर हमले थे जिनसे राज की जीत पूरी तरह से पक्की हो चुकी थी। क्या राज और वसीम की सच्चाई छुपी रह जाएगी? क्या राज निपटारा मंच की दूसरी लड़ाई में परितोष परिवार को जिता पाएगा? अगर चाहत और वसीम अभी तक टेंट से बाहर नहीं आए थे तो इस वक्त वो कहां थे? आखिर छू मंत्र की अपना पलड़ा कमजोर पड़ते देखकर अगली चाल क्या होगी?